हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और सीटेट का पेपर जैसे नज़दीक आ रहा है, आप लोग मेहनत भी जी जान लगा के कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल को माध्यम से, जो अच्छी अच्छी क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप भी सफल होंगे और हम भी सफल होंगे अपने चैनल के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बुशमैन का संबंध कहाँ से है। बुशमैन इज़ रिलेटेड टू, देखो बुशमैन एक प्रकार की जनजाति है और वो जनजाति कहाँ पर रहती है, किस जगह से संबंधित है, ये करके प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट से रिलेटेड है। क्या ये कालाहारी मरुस्थल से संबंधित है? क्या ये अबिसीनिया के पठार, अबिसीनिया प्लेट्यू से रिलेटेड है? क्या ऑप्शन नंबर 4 है कांगो बेसिन से संबंधित है, जहाँ से कांगो नदी होकर गुजरती है? तो देखो यहाँ पर ये एक मैप है, अफ्रीका का मैप है। और इस अफ्रीका के मैप में हम लोग जो देखेंगे, इस कॉन्टिनेंट में जो नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे की ओर ये साउथ अफ्रीका कंट्री है और इससे ऊपर ये बोत्सवाना कंट्री है। तो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में फैला हुआ एक डेजर्ट है जिसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी डेजर्ट। और इसी कालाहारी डेजर्ट के अंदर ना ये बुशमैन जनजाति निवास करती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया। देखो अगर बात की जाती है कि भारत के अंदर एक कई सारे आइलैंड हैं, अलग अलग एक यूनियन टेरिटरी के भी हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं, हमारा एक यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार जो सबसे लंबी कोस्टल लाइन वाला एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया का, और इसी यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा द्वीप आता है भारत का, तो वो है ग्रेट निकोबार। देखो ये हमारा मैप है इंडिया का, और इस इंडिया के मैप में यहाँ पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड है जो बंगाल की खाड़ी में है। और इसी बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है, वो जो नीचे की साइड में ग्रेट निकोबार आइलैंड मिलेगा आपको, जो निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग है। तो वो सबसे बड़ा एक आइलैंड है हमारे भारत का। और ग्रेट निकोबार में ही हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आता है, सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है। तो वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये था इसका सही आंसर। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। ओके देखिए, हम लोग अच्छा खासा प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश राज के अधीन स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा था। देखो ब्रिटिश राज की मैं बात करूं तो जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल चल रहा था तो स्थानांतरित खेती, हम लोग एक इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहते हैं, और स्थानांतरित खेती हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, ये हमारा असम हो गया, मेघालय हो गया। तो इन राज्यों के अंदर जो खेती की जाती थी तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण, मतलब उनका बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि उनके ऊपर टैक्स लगाना या फिर उनको खेती करने से मना करना इत्यादि, बहुत ज़्यादा ऐसे करके शोषण किया जा रहा था वहाँ के कृषकों का। तो यही वो समस्या थी सबसे बड़ी, जो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए सबसे बड़ी समस्या रही है, या उन लोगों के लिए जिन्होंने स्थानांतरित खेती करते थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है, शोषण। ये था हमारा एक्सप्लोटेशन। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि गजनी के सुल्तान, गजनी साम्राज्य जो आज अफगानिस्तान के अंदर आता है, तो गजनी के सुल्तान महमूद गजनबी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? क्यों सोमनाथ मंदिर पर ही बार बार अटैक किया महमूद गजनबी ने? और इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक भी महमूद गजनबी था। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर ही सबसे ज़्यादा टाइम आक्रमण क्यों किया, या उसी के पीछे या लूटपाट? तो देखो सभी को पता है कि लूटने के पर्पस से महमूद गजनबी इंडिया में आया था, लेकिन इसके अलावा भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो वो कौन सा होगा? कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वह उस स्थान पर एक महल बनवाना चाहता है, या फिर वो ऑप्शन नंबर सेकंड है कि वह मंदिर की वास्तुकला को पसंद नहीं करता था। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि वह इस्लामी समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था? या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि वह उस दिव्य मंदिर को किसी अन्य प्रयोग में लाना चाहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट है। बिकॉज क्यों देखो सुनो, क्योंकि वह इस्लामिक समुदाय में प्रसिद्ध होना चाहता था, फेमस होना चाहता था, इसलिए। और उस साइड का जो हमारे पश्चिमी दिशा में गुजरात के अंदर आने वाला मंदिर था,
जो उस टाइम का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर और आज भी की एक बहुत बड़ा मंदिर है हमारे भारत का, सोमनाथ मंदिर। तो उस दिशा के अंदर, उस दिशा से जो लोग आते थे पश्चिमी साइड से इंडिया के अंदर, तो उनमें वो प्रसिद्ध होना चाहता था सोमनाथ मंदिर पर अटैक कर कर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मध्य युग के दौरान भारत में मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? तो जो मिडल एज थी हमारी, उसमें मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? तो क्या वो वास्तुकला के, क्या वो सांस्कृतिक गतिविधियाँ जिसे कल्चरल एक्टिविटी के रूप में जानते थे, क्या वो ऑप्शन नंबर थर्ड है विदेशी व्यापार की बड़े पैमाने पर इसकी वजह से जानते थे, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि सूफी आंदोलन की वजह से जानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय मंदिरों के ऊपर इतनी अच्छी वास्तुकला की जाती थी, इतनी अच्छी आर्ट की जाती थी, है ना, आर्किटेक्चर बहुत गजब का था एक भारत के मंदिरों का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही चला जाएगा, आर्किटेक्चर इसके केंद्र के रूप में जाना जाता था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापनों का उद्देश्य नहीं है? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सोशल एडवर्टाइजमेंट का पर्पस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि लोगों के दृष्टिकोण व व्यवहार में परिवर्तन करना, क्योंकि यह एक व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि सामाजिक समूह व सामाजिक तंत्र को लक्ष्य बनाना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभ के लिए, व्यक्तिगत, देखो व्यक्तिगत होता है इंडिविजुअल, मतलब पर्सनल व्यावसायिक लाभ के लिए सामाजिक विज्ञापन वाली साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है जन साधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधि में व्यस्त रहने के लिए अभिप्रेरित करना? तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर व्यक्तिगत व्यावसायिक, जो पर्सनल व्यावसायिक लाभ के लिए सामाजिक विज्ञापन वाली साइटों पर उत्पाद का विज्ञापन देना। देखो, जो सामाजिक विज्ञापन वाली, जिसमें सभी समूह में विज्ञापन दिए जाते हैं, ना कि कोई पर्सनल इंडिविजुअल किसी के व्यवसाय का वहाँ पर एक क्या दिया जाता है कि वहाँ कोई एडवर्टाइज़ किया जाता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल व्यावसायिक लाभ के लिए ये साइट नहीं बनाई गई है, ये सामाजिक साइट है। तो ये इसका सही, मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन ये है बिल्कुल गलत, जो गलत पूछा हुआ है कौन सा नहीं था उद्देश्य, तो ये नहीं उद्देश्य रहा है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की। ओके, बहुत ही बढ़िया। यह निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे एक भारत के अंदर ना एक पूरे के पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 समूह में बांटा गया है, या इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक सेक्टर। तो हमारे 3 सेक्टर है, एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है और एक टर्शियरी सेक्टर है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो चीज़ें आती हैं, एक तो आ जाता है हमारा वो खनन भी आता है, माइंस, जहाँ से हम लोग कोई चीज़ें निकालते हैं मिट्टी से। उसके अलावा कृषि भी इसमें आ जाती है, एग्रीकल्चर एंड मछली पालन भी हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। लेकिन व्यापार जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो व्यापार, ट्रेड, बिजनेस इत्यादि जो है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी पर्पस उसमें आता है, सेक्टर में। तो इसलिए यहाँ पर ये प्राइमरी सेक्टर का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका जो है, मतलब व्यापार जो है, इसका यहाँ गलत हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजार शब्द का परिचय देता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस द वर्ड मार्केट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो उद्योग की स्थापना के लिए स्थितियों को अनुकूल बनाता है। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उद्योगपतियों द्वारा निर्मित माल को बेचा जाना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है उद्योग द्वारा उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तुओं का संभावित व्यापार? ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बात की गई है कि बाजार शब्द का परिचय क्या है या बाजार क्या होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कि उद्योगों के द्वारा जो उत्पादित विशेष प्रकार की वस्तु होती हैं और उन वस्तुओं को हम लोग बेचते और खरीदते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? बाजार शब्द कहलाता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, 4 अलग अलग शिक्षिका के द्वारा औद्योगिकरण
विषय पढ़ने के लिए निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा शैक्षिक उपागम सबसे उचित है। तो मतलब कौन सा ऐसा शैक्षिक है हमारा, कौन सा ऐसा टीचिंग अप्रोच जो है बिल्कुल सही है, जो 4 शिक्षिका औद्योगिकरण के विषय में पढ़ा रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि एक शिक्षिका यह विश्वास करती है कि उसने औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। उसके अलावा है सेकंड नंबर पर कि शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ाने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा कि शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की यातित महत्वता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछती है और पढ़ाती है। नंबर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ ऑप्शन कि शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के उपागमों से परिचित है और यह अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र का उद्योग भ्रमण कराने की योजना बनाती है और मुद्दों पर चर्चा तथा वाद विवाद करती है। तो बाद में वह पूर्ण रूप से निष्कर्ष निकालती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट है। क्योंकि शिक्षिका जो है वो क्या काम कर रही थी, वो भ्रमण पर ले गई थी नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग में। तो वहाँ पर ले जाने के बाद उसने चर्चा किया, वाद विवाद कराया, उसके बाद वहाँ पर उसने निष्कर्ष निकाला। तो ये सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भारत के अंदर इनको विभाजित कर दिया था। तो ऐसा क्यों किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि यह सुविधाजनक व याद रखने वाला था। या ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि वह उस विचार पर आधारित जिसने शासकों को धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इंग्लैंड का इतिहास की इसी तरीके से भी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ब्रिटिश यह सोचते थे कि इतिहास के संदर्भ वे अधिक विद्वान हैं और इस कारणवश उन्होंने भारत के इतिहास को भी विभाजित कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट है। क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड में ये वाली बात बोली गई है कि वह उस विचार पर आधारित है जिसमें शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव था। देखो उस समय शासकों का धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था उन लोगों के लिए। इसीलिए क्या कर दिया था कि वो लोग जो नेतागिरी कर रहे थे वो अपने धर्म को आगे लेकर आ रहे थे। तो इसीलिए धर्म के आधार पर उनको विभाजित कर दिया, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, जिसमें फूट पड़ जाए लोगों के बीच में और ब्रिटिश शासन बहुत तेजी से आगे बढ़े और सक्सेस हो जाए। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की। तो 19वीं सदी के दौरान किस विकास, सामाजिक रीति रिवाजों तथा व्यवहार के बारे में बड़े पैमाने पर चर्चा और वाद विवाद को सुगम बनाया? तो इसका सही आंसर क्या है? देखो ध्यान रखेंगे कि जो रीति रिवाज थे, व्यवहार के बारे में थे, बड़े पैमाने पर चर्चा वाद विवाद हुआ करती थी। तो वो किसके माध्यम से हुआ करती थी? क्या वो पत्रिका के, मैगजीन, क्या वो रंगमंच, नाटक, क्या वो फिल्म, क्या वो रेडियो के माध्यम से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट है। मैगजीन्स, पत्रिकाएं छपा करती थी और उसी के माध्यम से वाद विवाद, रीति रिवाजों के बारे में जानकारी दी जाती थी। जैसे आज के टाइम में ट्विटर, यूट्यूब, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर हमारे फेसबुक इत्यादि चल रहा है। तो उस समय सिर्फ एक ही सोर्स हुआ करता था मेन, वो था पत्रिका या मैगजीन्स। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का प्रयोग राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अन्याय, जिसे हम लोग कह सकते हैं सती प्रथा, के विरुद्ध आंदोलन में प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो किसको प्रयोग में लाया करते थे? उस आंदोलन को करते हुए जो महिलाओं के अन्याय पर उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा कि भाई महिलाओं का अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ में दुर्गति हो रही है महिलाओं की, उनकी सती प्रथा इत्यादि ऐसे करके कुरीतियाँ जो हुआ करती थी उनसे बचने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। तो वो आंदोलन किसके बेस पर था? मतलब उसके अंदर क्या चीज़ वो लाया करते थे? वे सामाजिक वातावरण की मदद लेते थे क्या वो सेकेंड है वो सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे? क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथों
उदाहरण या फिर श्लोकों से अपनी बात को सिद्ध करते थे, जैसे कोई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इत्यादि इन सब के, या उपनिषद हो गया, महाभारत, रामायण, इनके अंदर की जो बातें लिखी हुई है उनका वो एक उदाहरण दिया करते थे, उन श्लोकों के बारे में बताया करते थे कि महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर थी पहले टाइम पे, लेकिन बीच में आते आते महिलाओं की स्थिति को ख़राब किया गया। ठीक है, तो वो ऐसे एग्जाम्पल देकर इस आंदोलन को चलाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित प्रश्न एक अध्याय के अंत में, एक निम्नलिखित प्रश्न है उसके अध्याय के रूप में या अध्याय के अंत में आज चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत, देखो आज चर्चा करें एक शीर्षक है, उसके अंतर्गत दिया गया है आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री आमतौर पर अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते हैं या रखते थे, इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। तो ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं, देखो आज का एक टॉपिक है, जैसे चर्चा करेंगे, आज चर्चा करें, तो आज जो चर्चा की जा रही है इस प्रश्न के माध्यम से वो इस पर की जा रही है कि पुरुष और स्त्री आमतौर पर अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखा करते थे। इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है, क्यों ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने के प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि यह दर्शाता है कि सामान्य पुरुष व महिलाएं सामान्य जीवन जीते थे और उनके पास कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था जिसके बारे में वो लिख सके। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड है कि यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा आरंभ किए जाए और तथा छात्र को अपने तर्क प्रस्तुत करें। उसके अलावा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ये प्रश्न जिनका एक तय उत्तर न हो विद्यालयों को नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न छात्रों को मित करते हैं, गुमराह करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, क्योंकि यह दर्शाता है कि सामान्य पुरुष और महिलाएं सामान्य जीवन जीते थे उस टाइम पर और उनके पास कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था जिसके बारे में वो लिख पाते। तो ये इसका सही आंसर है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, कौन से प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। देखो आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे। तो ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आलोचनात्मक चिंतन को, फैलाव वाले चिंतन को विकसित नहीं करते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखो यहाँ पर ये परीक्षितोत्तर लिखा प्रश्न है, यहाँ पर ये परिसीमित प्रश्न है, लिमिट क्वेश्चन जिसे कहते हैं, जिसकी एक लिमिट होती है, जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केवल हमें ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें हमें छांटने होते हैं। तो ये यहाँ पर परिसीमित दिया गया पहले वाले में, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुक्तोत्तर ओपन एंडेड प्रश्न तो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो तो हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि आलोचनात्मक चिंतन जो है फैलाव वाला चिंतन होता है एक प्रकार का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुक्तोत्तर प्रश्न इसके लिए सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो थर्ड था, अन्वेषणात्मक प्रश्न जिसे एक्सप्लोरटरी क्वेश्चंस कह रहे हैं, कि जो खोज पड़ताल वाले होते हैं तो वो भी एक बहुत बड़े फैलाव वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अभिसारी प्रश्न जिसे एक अभिसारी, देखो कन्वर्जेंट क्वेश्चन जो कारण बताओ वाले प्रश्न होते हैं लेकिन उत्तर उनका एक सीमा के अंदर होता है। तो एक कारण बताओ वाले होंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे वो थोड़े बहुत उनका स्टेटमेंट जो होगा एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला होगा। तो इसीलिए तीनों चीज़ें तो हमारी सही है, लेकिन इसमें कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका गलत था। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि कक्षा में लैंगिक भूमिका की चर्चा करते समय, लैंगिक भूमिका की चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर जोर देना चाहिए या बल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि स्त्री व पुरुष के भिन्न व्यवसाय होते हैं इस पर, या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि लड़कों को विद्यालय जाना चाहिए क्योंकि वे भविष्य के परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबंधित करने की आवश्यकता होती है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में ये वाली बात बोली गई है कि समाज में व्याप्त जो लैंगिक रूढ़िबद्धता है उसको सार्थक रूप से, उसको एक मीनिंगफुल, उसको ईजी तरीके से संबंधित करने की आवश्यकता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों
उपागम क्या है, ये उपागम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जो एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाली पाठ्य पुस्तक है उसका उपागम क्या है, उसका अप्रोच क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देना, क्या ये, क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करना, क्या ये, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि एक अवधारणा का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना, क्या ये, क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन मतलब केस स्टडी जिसे कहते हैं तथा कथाओं का प्रयोग करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर फोर्थ में ये वाली बात बोल दी गई है कि अवधारणाओं को, कंसेप्ट को स्पष्ट करने के लिए केस स्टडी की जाए और कथाओं का प्रयोग किया जाए। तो एनसीईआरटी सामाजिक और राजनीतिक पाठ्य पुस्तकों की जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों को आलोचनात्मक चिन्ह या आलोचनात्मक जो एक हमारा सिग्नल होता है कि क्षमता को विकसित करने में सहायता करता है, कौन सा ऐसा चिन्ह है हमारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सभी संक्रामक लिखित रोग जल जनित होते हैं, यह कथन सत्य या असत्य विकसित है। इस तरीके का होना चाहिए क्या हमारा एक प्रकार से आलोचनात्मक चिंतन इसके अंदर। क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी कीजिएगा, क्या ये सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए 2 उपायों को लिखना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि भारतीय स्वास्थ्य शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है, क्या ये होगा। देखो ध्यान रखेंगे कि आलोचना की जा रही है, एक क्रिटिकल जिसे कह सकते हैं या क्रिटिसाइज जिसे कह सकते हैं, तो क्रिटिसाइज चिन्ह क्षमता जो है वो दर्शाता है ऑप्शन नंबर सेकंड को। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकंड में कहा गया है कि महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार, एक घर का भार और एक बाहर का भार पर टिप्पणी कीजिएगा। तो यहाँ पर वो जब टिप्पणी करेंगे तो आलोचनात्मक एक प्रकार के चिन्ह क्षमता को विकसित करने वाले चीज़ों में सहायता करेगा यहाँ पर ये वाली टिप्पणी। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि आप कक्षा 8वीं के छात्रों को विविधता में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग आप लोग करेंगे। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय राज्यों के मध्य नदी जल विवादों पर एक निबंध लिखना। क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है कि एक विद्यालय के निकट जल विद्युत परियोजना का मॉडल तैयार करना। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि पाठ को अच्छे पढ़ाने के बाद परीक्षा लेना। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि पाठ के विभिन्न नृत्यों में समानता और असमानता को दर्शाते हुए एक फीचर तैयार करना। देखो यहाँ पर ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि विविधता में एकता है। हमारा इंडिया में विविधता है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से लोग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार से उनका रहन सहन होता है। तो भारत के विभिन्न नृत्यों में, नृत्य मतलब उसके डांस में समानता और असमानता को दर्शाते हुए एक फीचर तैयार करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक विज्ञान एसएसटी के में निदानात्मक परीक्षण शिक्षण को क्या समझाने में सहायता प्रदान करेगा। निदानात्मक मतलब एक निदान करना किसी भी चीज़ का, किसी समस्या का। तो हमें कोई यहाँ समस्या देखनी है तो विषय के उस हिस्से को याद करवाने में जिसे किसी छात्र ने याद नहीं किया वो। क्या ऑप्शन नंबर सेकेंड है इसमें कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्या ये। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है, क्या ये। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उनके छात्र कितने बुद्धिमान हैं, इस पर। तो निदानात्मक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधित किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, वो कठिनाई क्या है, वो समस्या क्या है, उस समस्या का ही तो निदान होता है। तो ये इसलिए निदानात्मक एक परीक्षण शिक्षकों को समझाने में मदद करेगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होती है या एक्टिविटी तभी प्रभावी होती है जब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि शिक्षिका यह नहीं जानती वह क्यों कर रही है, मतलब कुछ भी चीज़ वो क्यों कर रही है।
ऑप्शन नंबर सेकंड है कि शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के आदेश को पूरा करने के लिए दिखाती है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में सहायता करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित जो शिक्षा होती है वो बच्चों को अवधारणा समझने में सहायता करती है, कंसेप्ट को समझने में मदद करती है, इसलिए बच्चों के साथ एक्टिविटी कराई जाती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा कथन अनुचित है। देखो, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है, 6ठी से लेकर 8वीं तक की जा रही है। सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी शिक्षण का सबसे अनुचित कथन इसमें स्टेटमेंट कौन सा होगा? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ को अर्जित करने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को सामाजिक यथार्थ से अवगत कराता है। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह विषय छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यालय की मदद करता है। क्या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इसमें राजाओं, रहन सहन, युद्ध, समय की अन्य सामाजिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। देखो, वैसे तो सारे ही अनुचित हैं ये, लेकिन सबसे उचित, सबसे एक बिल्कुल ज़रूरी जो इसका पॉइंट है वो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि एसएसटी के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आती है। तो इसमें क्या है, एक राजाओं के बारे में भी, एक अतीत के बारे में भी जानकारी मिलती है, रहन सहन, ज्योग्राफी वाले पार्ट्स में भी, युद्ध के बारे में भी, और समय कि अन्य स्थिति वगैरह जानने की भी हमें यहाँ पर मौका मिलता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक, जिसे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। देखो, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक प्रक्रिया या इंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो क्या ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, योजना स्कीम जो है इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर सेकंड है, तथ्यों का श्रुति लेखन करना, डिक्टेशन ऑफ फैक्ट्स। देखो, जो हमने सुना है, जो चीज़ें हम लोगों ने कहीं पढ़ी, हमें सुनाई गई है, तो उन चीज़ों को लिखना, उनका लेखन करना ही हमारा क्या कहलाता है, श्रुत लेखन कहलाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि तथ्यों का श्रुत लेखन जो है इसका सही आंसर होगा, मतलब ये इसका हिस्सा नहीं है सामाजिक विज्ञान में अनुदेशात्मक, क्योंकि इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के अंदर तो इंस्ट्रक्शन होते हैं हमारे। और यहाँ पर क्या है कि पुष्टि, जो फीडबैक एक मैकेनिज्म होता है, ये भी सही है। और क्रियान्वयन, जिसे हम लोग कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो भी एक हमारा ज़रूरी होता है अनुदेशात्मक प्रक्रिया के अंदर। लेकिन तथ्य का स्रोत लेख जो है वो इसका सही नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ये इसमें सही नहीं होगा क्योंकि इसमें पूछा हुआ है कि प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा, तो वह है तथ्यों का स्रोत लेखन। तो ये थे आज के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे, और आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।